दोस्तों, आपने द कॉन्जरिंग यूनिवर्स की फिल्म तो देखी ही होगी, जो कभी पैरेंट फैमिली की कहानी बताती है, कभी इनफिल्ड हॉन्टिंग को, और कभी एक कर्स डॉल एनाबेला का डर। What did you do? I let her out. Who? Annabelle. Thanks. Parents keep any creepy stuff around. लेकिन ये सब हॉरर मूवीज़ ही नहीं, बल्कि एड एंड लॉरेन वॉरेन की रियल लाइफ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस पर बेस्ड है। आज हम एक्सप्लोर करेंगे असली केसेस और स्पिन ऑफ्स की कहानियाँ, जिन्होंने दुनिया भर में हॉरर के कंसेप्ट को बदल दिया। सबसे पहला केस है द पैरन फैमिली हॉन्टिंग, जो कि एक फार्म हाउस में शिफ्ट हुए थे। उसके कुछ दिनों के बाद ही उनको कुछ अजीब चीज़ें होने लगी, एहसास होने लगा, गंदी स्मेल आना, डरावनी आवाज़ें आना। स्टार्टिंग में तो आत्मा इन्हें ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा रही थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया चीज़ें और ख़राब होती रही। और फिर यहाँ आती है बैड शेप शेरमैन, जो कि एक पावरफुल स्पिरिट थी। उसने कैरोलिन पेरेंट को अपना टारगेट बनाया। स्टार्टिंग में तो वो उसे सिर्फ डरा दी थी, लेकिन बाद में फिजिकली नुकसान भी पहुंचाना स्टार्ट कर दिया था। उस आत्मा का सर बाएं ओर मुड़ा हुआ था, और कैरोलिन का ये भी कहना था कि वो उसे शार्प ऑब्जेक्ट से कुछ ना कुछ छुपाती रहती थी। अगर हम बात करें बेटशेबा की, जब वो जिंदा थी, उसका जन्म 1812 रोड आइलैंड में हुआ था। फिर 1844 में उसकी शादी भी हो गई थी, और फिर उससे एक बच्चा भी हुआ था। इसके अलावा उसके 3 और बच्चे थे, जिनकी डेथ बहुत अननेचुरली तरीके से हो गई। और लोगों का कहना था कि बादशेबा शापित है और वो अपने बच्चों की बलि चढ़ा देती है। जब उसकी बच्ची मरी हुई पाई गई तो उसके सर पर सुई चुभी हुई थी, और कुछ टाइम बाद बादशेबा ने भी सुसाइड कर लिया, इसलिए उसकी नेक झुकी हुई थी। जब भी इंसिडेंट्स ज़्यादा बढ़ने लगे तो उन्होंने पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स को बुलाया, जो उस टाइम पे काफ़ी चर्चे में थे, एड एंड लॉरेन वॉरेन। तो वही वॉरेन ने एक एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म किया, उस फैमिली को तसल्ली दी। यही नहीं, द कॉन्जरिंग मूवी इसी रियल इंसिडेंट पे बेस्ड थी। कुछ टाइम के बाद पेरेंट फैमिली ने वो घर छोड़ दिया और जॉर्जिया में शिफ्ट हो गए, लेकिन उन आत्माओं ने उनका पीछा वहाँ भी नहीं छोड़ा। केस 2, एनाबेला द हॉन्टेड डॉग। इसकी कहानी 2014 में स्टार्ट होती है। May God have mercy on your soul! एक चर्च से, जिसमें फादर स्पीच दे रहे होते हैं। उसमें जॉन और मिया नाम के हस्बैंड वाइफ बैठे होते हैं। मिया प्रेग्नेंट होती है। फिर उसके बाद वो दोनों घर जाते हैं। जॉन उसको एक डॉल गिफ्ट करता है, जिसका नाम होता है एनाबेला। और यहीं से स्टार्ट होती है असली कहानी। जो उनके नेबर्स होते हैं, मिस्टर एंड मिसेस हगिंस, उनके घर में से चिल्लाने की आवाज़ आती है, और फिर जॉन चेक करने जाता है। फिर वो घबराता हुआ बाहर आता है और मियाँ को बोलता है जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करो। जब मियाँ घर में जाती है एम्बुलेंस को कॉल करने के लिए, तभी अपने पीछे एक बच्ची की परछाई दिखती है, जो एनाबेला डॉल को हाथ में पकड़ के खड़ी हुई होती है। वो उसे बहुत डरा देती है, और फिर उसके पीछे अचानक से एक आदमी आता है, उसे चाकू मार कर घायल कर देता है। और फिर जॉन भी वहाँ पहुँच जाता है। वो उसे बहुत मारता है, और जो लड़की होती है वो अपने आप को एक रूम में बंद कर लेती है। इतने में पुलिस वहाँ पहुँच जाती है और उस किलर को शूट करके वहीं मार देती है। जब वो रूम चेक करते हैं तो उस लड़की ने अपना गला काट कर सुसाइड कर लिया था। उस लड़की का नाम होता है जेनिस, जिसको मिस्टर एंड मिसेस हगिंस ने अडॉप्ट कर लिया होता है। और फिर बाद में फादर को बुलाते हैं, वो उसे चर्च ले ही जा रहे होते हैं। इतने में जेनिस की सोल वहाँ पहुँच जाती है और उन पर हमला कर देती है। एंड में वो डॉल उसकी या फिर उसकी बच्ची की सोल मांगती है। मियाँ बस विंडो से जंप ही करने वाली होती है। इतने में जॉन और उसकी एक फ्रेंड आ जाती है, तो वो अपनी जान दे देती है उनको बचाने के लिए। फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। फिर 6 महीने तक
कुछ नहीं होता है। फिर हमें वो सीधा एक स्टोर पे दिखाई जाती है जो एक ओल्ड लेडी अपनी बेटी को गिफ्ट में देती है। फिर कुछ टाइम बाद उनके साथ भी वही होना स्टार्ट हो जाता है। डॉल ने हरकतें करना स्टार्ट कर दिया था, उनको डराना। फिर एंट्री होती है एड एंड लॉरेन वॉरेन की। वो ओल्ड लेडी उस डॉल को इनको दे देती है। फिर वो उसको घर ला ही रहे होते हैं, तभी वहाँ एक लड़की का एक्सीडेंट हुआ होता है, तो दूसरे रास्ते से जा रहे होते हैं और वहीं उनकी गाड़ी ख़राब हो जाती है और वहीं पास में ग्रेवयार्ड भी होता है और लॉरेन को एक्सीडेंट हुआ होता है। बैक सीट पे उसकी ही स्पिरिट दिखाई देती है और कहती है आई लाइक योर डॉल। फिर वो स्पिरिट्स एड को धक्का देती है ताकि एड मारा जाए, लेकिन वो किस्मत से बच जाता है। फिर वो समझ जाते हैं वो डॉल काफ़ी पावरफुल है और फिर वो उसको अपने घर ले आते हैं जहाँ और भी इविल चीज़ें रखी हुई होती हैं। उसे एक ग्लास केस में बंद कर देते हैं और फिर एड एंड लॉरेन को बाहर जाना पड़ता है। वो अपनी बच्ची के लिए एक केयर टेकर को हायर करते हैं और फिर उनके साथ भी वही इंसिडेंट्स होना स्टार्ट हो जाते हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो डॉल थी वो केयर टेकर ने बाहर निकाल दी थी। फिर एंडिंग में डेनिला जो केयर टेकर होती है उसको एक डेमन पोजेस्ट कर लेता है। फिर वो उस पर हमला करते हैं और एक फादर की स्पिरिट बताती है उस डॉल को उसी ग्लास केस में बंद करना पड़ेगा तभी ठीक होगा। फिर वो लोग डॉल को ढूंढ के केस में बंदी कर रहे होते हैं, लेकिन बहुत सारी इवल पावर्स रोक रही होती हैं। वो जो एड एंड लॉरेन की बेटी होती है वो उनके पेरेंट्स का एग्जॉर्सिज्म प्रोजेक्ट कर देती है प्रोजेक्टर पे, जिससे वो डेमन जो डेनिला में होता है वो बाहर निकल जाता है। फिर वो उस डॉल को ग्लास केस में बंद कर देते हैं और सब कुछ ठीक हो जाता है। फिर वो सारी बातें एड एंड लॉरेन को बताती है और सब कुछ ठीक हो जाता है एंड इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। केस 3 द इनफील्ड पोल्टरगाइस्ट, जो कि हुआ था लंदन में। ये कहानी अगस्त 1977 में स्टार्ट होती है। हॉक्सन फैमिली ग्रीन स्ट्रीट लोकेलिटी में एक हाउस लिया था जिसमें पैगी हॉक्सन अपने 4 बच्चों के साथ रहती थी। फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से उन्हें वो घर लेना पड़ा था, लेकिन कुछ टाइम बाद उनके घर में अजीब सी चीजें होने लगी और वो उन चीजों से तंग आकर पुलिस को कॉल करते हैं और बताते हैं उनके घर में बहुत अजीब सी आवाजें आ रही हैं। उन्होंने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया, लेकिन उसी टाइम उनके पास रखी चेयर खुद ही मूव होने लगती है। उन्हें लगा कि कोई बच्चा उनके साथ खेल रहा है, लेकिन चेक करने पर पता चलता है कि वहाँ कुछ नहीं था, ना कोई बच्चा और ना कोई वायर जिससे वो उसे हिला सकें। लेकिन उस इवल पावर का मेन विक्टिम थी वो थी 11 साल की जेनेट। बहुत लोगों ने इस चीज़ को फील किया कि उस घर में कुछ है। फिर 2 पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स को बुलाया गया। वो एक्सपर्ट्स थे इन चीज़ों में, वो समझ गए थे इस घर में बहुत इवल पावर्स हैं। फिर चीज़ें और इंटेंस होने लगी। जेनेट के साथ वो उसे हवा में उछालता और बेड से नीचे गिरा देता। सारे बच्चे काफ़ी डर गए थे, यहाँ तक कि उन्हें स्लीपिंग पिल्स देके सुलाना पड़ता था। फिर तभी जेनेट नींद में चलना स्टार्ट कर दिया था, जो उसने कभी करा ही नहीं था। उसके बाद उन्होंने ब्राज़ीलियन मीडियम लुइस गेस्प्रेटो को बुलाया जो स्पिरिट से बात कर सकते थे। ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाए। जो जेनेट बच्ची थी 11 साल की, वो धीरे धीरे मर्दों की आवाज़ में बात करने लगी, वो भी बिल्कुल हाई पिच में। फिर बात करके एक नाम सामने आया, वो था विलियम बिल वाइकिंग्स, जो कि उसी घर में रहता था और उसी घर में उसकी मौत हुई थी। इसी के साथ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट एड एंड लॉरेन भी आए। उन्होंने इस घर का बहुत बार दौरा किया और कहा ये बातें सच है। उन्होंने खुद फील किया इन बातों को और इसी के बाद चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म हो गई और यही कॉन्जरिंग 2 का प्लॉट पॉइंट था। पूरी वीडियो इसी पे बेस्ड थी। अब केस 4 है द डेविल मेड मी डू इट, एर्नी जोन्स 1981 में एक छोटा सा टाउन यूएसए, यहाँ पर होने वाला था एक ऐसा केस जिसमें पहली बार कोर्ट के सामने शैतान ने मुझे मजबूर किया वाली बात रखी गई। डेविड का बदलता रूप एंड डेविड ग्लेडजेली इसका मेन विक्टिम था, जो कि 11 साल का बच्चा था। डेविड अचानक से अजीब बिहेव करने लगा, रात को चीख कर उठता था, उसके शरीर पर खुद पे खुद खरोच के निशान आए और कभी कभी वो ऐसी आवाज़ों में बात करता जो उसकी खुद की नहीं होती। फैमिली ने तुरंत बुलाए फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड एंड लॉरेन वॉरेन को। जब वॉरेन्स ने इन्वेस्टिगेट किया तो डेविड पर एक बुरी आत्मा का कब्जा था। उन्होंने फिर एक्सॉर्सिज्म स्टार्ट किया। Save your servant who trusts in you, my God. Let him find in you, Lord, the fort of my tower in the face of the enemy. Put on the full armor of God. एक्सॉर्सिज्म के दौरान डेविड का शरीर हवा में उड़ जाता है। वो अलग आवाज़ों में चिल्लाता और एकदम वॉयलेंट हो जाता। और था आर्मी का चेहरा।
वो ये था, उस वक्त डेविड की सिस्टर का बॉयफ्रेंड आर्ने जॉनसन भी वहीं था। उसने डेविड को तड़पते देख और चीख कर बोला, इस बच्चे को छोड़कर अगर हिम्मत है तो मुझे ले लो। कहा जाता है कि उस पल वो शैतानी ताकत डेविड को छोड़कर आर्ने के अंदर चली जाती है। डेविड धीरे धीरे नॉर्मल होने लगा, लेकिन आर्ने की लाइफ एक अंधेरे रास्ते पर चल पड़ी। कुछ हफ्तों बाद आर्ने अपने लैंडलॉर्ड एलन बोनो के साथ था। एक छोटी सी बात पर उनकी बहस हुई और गवाहों ने देखा कि आर्ने की आंखों का रंग बदल गया। उसका बिहेवियर एकदम वाइल्ड हो चुका था। अचानक से उसने नाइफ उठाया और एलन पर वार कर दिया। एलन की वहीं मौत हो गई और आर्ने को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। कोर्ट में आर्ने के लॉयर ने एक शॉकिंग डिफेंस दिया, मेरा क्लाइंट कातिल नहीं है, असली कातिल है वो ईवल स्पिरिट जो उसके शरीर में घुस गई थी। ये अमेरिका की हिस्ट्री का ऐसा पहला केस था जिसमें डेमोनिक पोजेशन को डिफेंस बनाया गया, लेकिन जज ने इस बात को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि कानून में आत्मा या शैतान का कोई सबूत नहीं होता। आर्ने को 20 साल की सज़ा मिली, पर अच्छे बिहेवियर की वजह से सिर्फ 5 साल बाद रिलीज़ कर दिया गया। वॉरेंस का कहना था कि इस केस को अपनी लाइफ की सबसे डेंजरस और मिस्टीरियस केस में से एक बताया, और यही कहानी बाद में बनी थी द कॉन्जरिंग द डेविल मेड मी डू इट। तो दोस्तों, यही था वो केस जहाँ पहली बार इंसान ने कोर्ट के सामने कहा, मैंने कत्ल नहीं किया, मुझसे शैतान ने करवाया, या फिर एक एक्सक्यूज मर्डर को छुपाने के लिए। ये राज आज तक ये मिस्ट्री ही बना हुआ है। हाँ, अब बात करते हैं कुछ स्पिन ऑफ्स की। सबसे ज़्यादा पॉपुलर स्पिन ऑफ था द नन। इसका ओरिजिन एक्चुअली द कॉन्जरिंग 2 में था। जब लॉरेन वॉरेन को एक डेमोनिक एंटिटी का विजन आता है जो नन के रूप में होती है। इस कैरेक्टर ने इतना इम्पैक्ट डाला कि वार्नर ब्रोस ने उस पर अलग से मूवी सीरीज बनाई, द नन, जो 2018 में हुई थी, एंड द नन 2 2023। रोमानिया के एक मोनेस्ट्री में घटित इंसिडेंट्स दिखाई गई है और ये सब कॉन्जरिंग यूनिवर्स का प्रीक्वल फील कराती है। हालांकि ये केस डायरेक्टली वॉरेंस की केस फाइल्स का पार्ट नहीं थे, बट लेकिन सिनेमैटिक यूनिवर्स के लिए इन्हें कनेक्ट कर दिया गया। एंड दूसरा स्पिन ऑफ है द कर्स ऑफ ला लोरोना 2019। ये डायरेक्टली वॉरेंस का केस से इंस्पायर्ड नहीं था, लेकिन एनाबेला की तरह इसमें भी ऑकल्ट और डेमोनिक कनेक्शंस दिखाई गए, जिससे ये कॉन्जरिंग यूनिवर्स का एक हिस्सा बन गया। एंड द लास्ट फाइनल पार्ट जो 2025 में आई है, द कॉन्जरिंग द लास्ट राइट्स। इस फिल्म को एड एंड लॉरेन वॉरेन का सबसे डेंजरस और आखिरी केस बताया गया। कहा जा रहा है कि ये उनके एक अनरिकॉर्डेड एक्सोर्सिज्म और लॉरेन के फिजिक विजन्स पर आधारित होगा। यह ऑफिशियल वॉरेंस की सफ़र का अंतिम अध्याय होगा, माने तो फाइनल पार्ट। तो दोस्तों, द कॉन्जरिंग यूनिवर्स सिर्फ एक हॉरर फ्रेंचाइजी नहीं, बल्कि असली पैरानॉर्मल केसेस और कुछ क्रिएटिव स्पिन ऑफ्स का एक कलेक्शन है। हॉन्टेड फार्म हाउस से लेकर कर्स डॉल तक और कोर्ट रूम्स तक गए पोजेशन केसेस, यह सब दिखाता है कि रियलिटी कभी कभी मूवी से भी ज़्यादा टेरिफाइंग हो सकती है। और अब द लास्ट राइट्स के साथ ये यूनिवर्स अपने फाइनल चैप्टर तक पहुंच चुका है। आपको कौन सा केस या फिर स्पिन ऑफ सबसे डरावना लगा, कमेंट्स में ज़रूर बताएं।